नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और यह मेमोरी ट्रैक्स के रूप में डिवाइडेड रहते हैं। ट्रैक्स के भीतर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनमें डेटा बाइनरी डिजिट्स के रूप में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, कार्यरत मेमोरी और मुख्य मेमोरी, ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के रूप में इसको ज़्यादा जाना जाता है। इसमें कौन कौन से मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं? सबसे पहला है रैम। रैम, जिसको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं, यह एक वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी है या इसको हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वॉलेटाइल कहने का मतलब है कि इसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं रहता। जब तक इसको विद्युत या इलेक्ट्रिक पल्स प्राप्त होता है तब तक इसमें डेटा स्टोर रहता है। उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करते हैं रैम से डेटा समाप्त हो जाता है। दूसरा है रोम। रोम, इसका फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। यह एक नॉन वॉलेटाइल टाइप का डेटा स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे सेव किया गया डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, चाहे इसको विद्युत की सप्लाई हो रही हो या ना हो रही हो। इसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसमें डेटा राइट कर दिया जाता है, जिसको कि बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको रीड ऑनली मेमोरी भी कहा जाता है। इसको बूट स्ट्रैप मेमोरी भी कहा जाता है। बूट स्ट्रैप मेमोरी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को बूट होने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं वो रोम में ही या रीड ऑनली मेमोरी में ही इसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को CPU मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और इसको टेम्परेरी मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, CPU में जो कैश मेमोरी है उसका आकार बहुत छोटा होता है। बहुत कम स्पेस का या बहुत कम स्टोरेज क्षमता का कैश मेमोरी CPU में इम्बेड किया जाता है। इसके अलावा एक और मेमोरी है, इसको हम रजिस्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं या रजिस्टर के नाम से जानते हैं। यह कैश मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट स्पीड वाली मेमोरी होती है। इसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 8 से लेकर के 64 बिट तक का ही होता है, जबकि कैश मेमोरी कुछ MB तक हो सकता है, रोम कुछ MB का हो सकता है और रैम जनरली कुछ GB तक का हो सकता है। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, पर एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो आपके सामने मेंशन है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे हाई स्पीड वाला, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है, तो आंसर होगा रजिस्टर। इसके ऊपर कैश, उसके ऊपर आपका रैम और उसके ऊपर हमारा जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं या हार्ड डिस्क होते हैं या CD ड्राइव होते हैं, वो सभी हमारे स्लो स्पीड वाले डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट है रजिस्टर, उससे ज़्यादा है कैश मेमोरी। नेक्स्ट है रजिस्टर मेमोरी के बारे में हम कुछ बातें अगर देखें तो रजिस्टर मेमोरी को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या प्रोग्राम काउंटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रजिस्टर के बारे में सिर्फ आपको ये याद रखना चाहिए कि इसका स्टोरेज स्पेस बहुत कम होता है, 8 से 64 बिट तक का इसमें एक बार में इंस्ट्रक्शन या डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, एक मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है। इसको एक्यूमुलेटर के रूप में भी उपयोग किया जाता है या प्रोग्राम काउंटर के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब है कि इसमें डेटा, जो स्टोर किया गया डेटा है, वो विद्युत के प्रभाव पर निर्भर नहीं करता, मतलब बिजली ऑफ होने पर भी इसमें डेटा स्टोर जो किया गया है वो सेफ रहता है, इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में जनरली दो टाइप के डिस्क हैं, एक है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में ऑप्टिकल डिस्क, जिसको कि हम CD या DVD के नाम से भी जानते हैं, ब्लू रे के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी, जिसको कि हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमने मेमोरी का कैटेगराइजेशन देखा है कि दो टाइप की मुख्य मेमोरी होते हैं, पहला है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, अब हम ये बात कर सकते हैं कि जो डेटा स्टोर किया जाता है, आपको पता है कि कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में या बिट्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एक बिट में कितने बाइट होते हैं या एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक KB में कितने बाइट होते हैं, कितने बिट होते हैं। तो ये थोड़ा कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि कितने बाइट्स में कितने बिट होते हैं या कितने बिट को मिला करके कितने बाइट्स बनते हैं। सबसे पहला, एक बिट का मतलब होता है 0 या 1। 0 अपने आप में एक बिट है, 1 अपने आप में एक बिट है। ठीक है, तो इन इंडिविजुअल बिट्स को मिला करके मेमोरी यहाँ पे डेटा जो है वो सेव होता है। इस प्रकार अगर हम 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन देखें, मान लो 0 1 1 0, इस प्रकार का अगर एक कॉम्बिनेशन देखें 4 बिट का, तो इस 4 बिट के कॉम्बिनेशन को एक निबल कहा जाता है। इसी प्रकार अगर यही जो डेटा है वो 8 बिट का हो जाए, 8 बिट का अगर कोई डेटा है, उसको हम एक बाइट कहते हैं। ठीक, इसके बाद में अगर हम इसको बढ़ते क्रम में जमाएं तो सबसे छोटा यूनिट है बिट, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है बिट, इसके ऊपर है निबल, इसके ऊपर है बाइट, उसके बाद आपको पता है कि किलोबाइट। किलोबाइट मतलब
1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024, ठीक है। और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1024। अब ये यूनिट आप जरूर याद रखिएगा, 1024। अब आप इसका मल्टीपल करते जाएंगे तो उसमें KB के बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, ये 1024 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई बार कन्वर्ट करने के लिए पूछ लेता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं या कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 MB आपको पूछा जाए तो 1024 KB, और पूछा जाए कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं तो 1024 गुना 1024। इस तरीके से ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। यहाँ पे बिल्कुल इसको हम शॉर्ट में देख रहे हैं, इसके बारे में विस्तार चर्चा आगे करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, सबसे पहला है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जिनसे हमको आउटपुट या रिजल्ट प्राप्त होता है। कीबोर्ड, इसके बारे में याद रखिएगा कि एक यूनिवर्सल कीबोर्ड जब शुरू में डेवलप किया गया या आज भी कहीं जब यूज़ किया जाता है तो 104 की यूनिवर्सल माना जाता है। इसके अलावा 108 की या इससे ज़्यादा की वाले कीबोर्ड भी आज मार्केट में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में तो 104 या 108 आपका जो भी ऑप्शन दिया गया हो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से स्टाइल के कीबोर्ड मिलते हैं, तो सबसे पहला है QWERTY कीबोर्ड जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा AZERTY कीबोर्ड, इसके अलावा DWAREC कीबोर्ड। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके शुरुआत के जो 6 लेटर्स हैं उनको मिला करके ये नाम दिया गया है। QWERTY कहने का मतलब है कि जो हमारा कीबोर्ड है इसमें जहाँ से अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं उसका पहला अक्षर Q होगा, उसके बाद में W होगा, उसके बाद में E होगा, फिर R होगा। इस तरीके से TY करके जो शुरू के 6 अक्षर हैं उनके मिला करके यह नाम दिया गया है QWERTY। जो दूसरा टाइप है इसमें A और Z, Q की जगह A होगा, W की जगह Z होगा, इसको कहा गया है AZERTY कीबोर्ड। उसी प्रकार ये जो शुरुआत के 6 अक्षर अगर DWORA के हैं तो इसको DWAREC कीबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग वहाँ की मान्यताओं के हिसाब से QWERTY, AZERTY या DWAREC कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। भारत में ज़्यादा करके QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड के आविष्कारक, इसका नाम याद रखिएगा, CL शॉल्ज़ कीबोर्ड के आविष्कारक हैं CL शॉल्ज़। मैंने शुरुआत वाले फर्स्ट पेज में आपको ये डिस्कस किया था जब बहुत सारे आविष्कारकों के नाम और उनके प्रमुख इन्वेंशंस के बारे में चर्चा किया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि कीबोर्ड के आविष्कारक CL शॉल्ज़ हैं। कौन कौन से प्रकार के कीबोर्ड मिलते हैं मार्केट में, तो जो सामान्य हम देखते हैं डेस्कटॉप में यूज़ होने वाला वायर वाला कीबोर्ड, इसके अलावा आजकल ब्लूटूथ से चलने वाला वायरलेस कीबोर्ड भी है। इसके अलावा कुछ ऐसे कीबोर्ड भी हैं जो फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, रबर के, उनको फ्लेक्सिबल कीबोर्ड कहा जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड का मतलब है कि जो कीबोर्ड हम कंप्यूटर के मॉनिटर में ही जो एक कीबोर्ड हम इंसर्ट करते हैं प्री प्रोग्राम जो कीबोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड होता है, इसको कहा जाता है वर्चुअल कीबोर्ड। आप इसको माउस के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें क्लिक नहीं कर सकते हैं, आप इसको अपने फिंगर से क्लिक नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका लैपटॉप टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है तब ये वर्चुअल कीबोर्ड आपके ज़्यादा उपयोग के लिए हो सकता है। मोबाइल में जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो भी वर्चुअल कीबोर्ड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, प्रोजेक्शन कीबोर्ड या लेज़र से चलने वाला कीबोर्ड, इसके अलावा मैकेनिकल कीबोर्ड, ये कई इसके वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड के अलग अलग प्रकार हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में कौन कौन से कीज़ होते हैं, इसमें जनरली आपको पता है A से Z होता है, इसको अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। 1 से लेकर के 0 तक या 1 से लेकर 9 तक और 0 तक के जो की हैं, 0 से लेकर के 9 तक जो की हैं इसको न्यूमेरिक की कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉडिफायर की। एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडिफायर कीज़ में कौन कौन से कीज़ शामिल हैं या कौन सा शामिल नहीं है, तो इसके अंतर्गत ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इन तीनों कीज़ को सम्मिलित रूप से मॉडिफायर की कहा जाता है, ठीक है। तो इस नाम को बस याद रखिएगा, बाकी नाम जो है वो सामान्य है, आपको पता होते हैं, किसी भी किताब में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस का फुल फॉर्म है मैन्युअली ऑपरेटेड यूज़र सिलेक्शन इक्विपमेंट। मैन्युअली ऑपरेटेड यूज़र सिलेक्शन इक्विपमेंट, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका निर्माण किया है डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। माउस के आविष्कारक हैं डगलस कार्ल एंजलबर्ट। कौन कौन से टाइप के माउस मिलते हैं मार्केट में, तो एक है मैकेनिकल माउस और दूसरा है लेज़र या ऑप्टिकल माउस। सामान्यतः अब मैकेनिकल माउस मार्केट से लगभग खत्म हो चुका है। आज के समय में सभी के पास या सामान्यतः लेज़र माउस या ऑप्टिकल माउस मिलता है। इसमें वायर्ड वाले ऑप्टिकल माउस भी होते हैं और वायरलेस ऑप्टिकल माउस भी मार्केट में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर कौन कौन से टाइप के स्कैनर होते हैं, एक तो है हैंडी स्कैनर, मतलब आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते होंगे, कपड़े में अगर कोई प्राइस टैग लगा हुआ है तो उसको हाथ से एक स्कैनर उठा करके उस वहाँ पे जो QR कोड होता है या एक बार कोड होता है उसको रीड किया जाता है, उसको कहते हैं हैंडी स्कैनर। इसके अलावा फ्लैट बेड स्कैनर हो गया, ड्रम स्कैनर हो गया। फ्लैट बेड का मतलब है कि हम नॉर्मली जो दुकानों में प्रिंटर देखते हैं उसी प्रकार का एक इक्विपमेंट होता है, उसको कहा जाता है फ्लैट बेड स्कैनर। और एक होता है ड्रम स्कैनर, ये ड्रम की तरह रोल करता हुआ एक स्कैनर होता है जिसमें पेपर जो है वो फोल्ड होकर के पूरा स्कैन होता है, ठीक है। ये जो है कुछ स्कैनर के टाइप्स हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में कई सारे इनपुट डिवाइस हैं जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा नहीं किया है, उनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस में भी जो सबसे पहले महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम सामान्यतः मॉनिटर के नाम से जानते हैं। मॉनिटर कौन कौन से टाइप के मिलते हैं मार्केट में? सबसे पहला जो पुराने समय में यूज़ होता था CRT मॉनिटर। CRT इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब बहुत पुराने समय में जो आपके यहाँ टीवी होता था वो भी CRT मॉनिटर वाला टीवी होता था। इसके अलावा उसके बाद में CRT के बाद जो इवोल्यूशन CRT के बाद जो नया टाइप का मॉनिटर आया इसको कहा जाता था LCD मॉनिटर, और इसके बाद में आज LED मॉनिटर भी मार्केट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी LED के बाद में जो नए टाइप के मॉनिटर उपलब्ध हैं उसमें OLED मॉनिटर भी काफ़ी फेमस हैं। ठीक, CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं VDU के या विजुअल डिस्प्ले यूनिट के या मॉनिटर के। इसके अलावा OLED का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑर्गेनिक LED। LED का मैंने बताया लाइट एमिटिंग डायोड, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ये इसका फुल फॉर्म है। TFT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। DLP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। ये स्क्रीन के कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। आउटपुट डिवाइसेस में सेकंड है प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में याद रखिएगा कि यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रिंटर का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था, और फर्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रिंटर HP कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। प्रिंटर्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वे प्रिंटर जो पेज के ऊपर या प्रिंटिंग करते समय इम्पैक्ट के द्वारा या एक स्पर्श के द्वारा जहाँ पे प्रिंटिंग प्रोवाइड करते हैं इसको कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब है कि जहाँ पर पेज के साथ कोई प्रिंटिंग हेड स्पर्श नहीं करता है, ऐसे प्रिंटिंग मेथड को कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अलावा इम्पैक्ट प्रिंटर को दो भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो जनरली पेज टाइप के प्रिंटर होते हैं, मतलब ये एक बार में पूरा का पूरा पेज प्रिंट करते हैं। आप ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होंगे। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब है कि ऐसा प्रिंटर जो एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर का मतलब है कि एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट होती है। और पेज प्रिंटर का मतलब है कि एक बार में एक पेज का पूरा एरिया प्रिंट होता है। ठीक, कैरेक्टर प्रिंटर, इसके अंतर्गत दो प्रिंटर बड़े फेमस है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर्स के अंदर ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, इनका नाम याद रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को याद रखेंगे, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ उनकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स का समूह होता है जिसके द्वारा प्रिंटिंग का कार्य संपन्न किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों डायरेक्शन में प्रिंटिंग कंप्लीट होता है। जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म में टिकट खरीदते होंगे किसी काउंटर से, तो वहाँ पे जो प्रिंटर यूज़ होता है वो डॉट मैट्रिक्स टाइप का प्रिंटर होता है। ये प्रिंटिंग करते समय काफ़ी आवाज़ करता है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट प्रिंट करता है। बैंक्स में, टिकट काउंटर्स में या बिलिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत कम खर्च में काम कर सकता है। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, इसको गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। डेजी व्हील प्रिंटर, इसको गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहा जाता है। इसमें एक प्रिंटिंग हेड होता है, व्हील पे लगा हुआ प्रिंटिंग हेड होता है। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं और ये पेज पर इम्पैक्ट डाल के प्रिंटिंग का कार्य संपन्न करते हैं। अगला है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह एक बार में घूमते हुए ड्रम के आकार का एक पूरा यंत्र होगा जो कि घूमते हुए लाइन्स बाय लाइन्स पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, यहाँ पे 300 से लेकर के 2000 लाइन्स प्रति मिनट की दर से प्रिंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है चेन प्रिंटर। इसमें चेन्स के ऊपर एक एक कैरेक्टर प्रिंट होते हैं और चेन के ऊपर एक एक प्रिंटिंग हेड होता है जिसके द्वारा एक एक लाइन पूरी प्रिंट होती जाती है। 400 से लेकर 2500 कैरेक्टर्स प्रति मिनट इसके द्वारा प्रिंट किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है बैंड प्रिंटर। इसके बारे में जनरली सवाल कम नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए इसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। जनरली हरिराम पटेल या फिर परीक्षा मंथन की किताब में इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ठीक है, तो जनरली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सिर्फ उनके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे महत्वपूर्ण है लेज़र जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूरा पेज एक बार में प्रिंट करते हैं, इसीलिए इसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। इसमें 3 मुख्य टाइप के प्रिंटर हैं। सबसे पहला है लेज़र प्रिंटर। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो एक लेज़र यूनिट होता है, एक इलेक्ट्रिकल ड्रम होता है या जो प्रकाशीय ड्रम होता है। इसके अलावा इसमें आवेशित स्याही या टोनर होता है। आवेशित स्याही या टोनर होता है जो कि पेज पर लेज़र के द्वारा जो छोड़ा गया बीम है जिससे उत्पन्न चार्ज पार्टिकल्स पेज पर बैठ जाते हैं, उन
चार्ज पार्टिकल से आवेशित होकर ये स्याही जो है उसमें छप जाती है और इस प्रकार प्रिंटिंग का कार्य पूरा होता है। जनरली डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डीटीपी में लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। इसमें छोटे छोटे नोजल्स के द्वारा इंक को स्प्रे किया जाता है पेपर पे और इस प्रकार से प्रिंटिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें जनरली मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग या कलर प्रिंटिंग ये दोनों का कार्य संपन्न किया जाता है। इसमें जो भी कलर प्रिंटर होगा वहाँ पे 2 पार्ट में या 2 टाइप के कार्टेज उसमें फिट किए जाते हैं। पहला कार्टेज होगा जिसमें कि ब्लैक कलर वाला इंक भरा होगा और दूसरा कार्टेज होगा जिसमें कि 3 टाइप के कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनमें सियान, मैजेंटा और पीला, सियान, मैजेंटा और येलो, इन 3 कलर्स का कार्टेज होता है कलर प्रिंटर के कार्टेज के अंदर। ठीक है, जो मोनोक्रोम प्रिंटर होगा, जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होगा, उसमें सिर्फ ब्लैक कलर का कार्टेज या ब्लैक कलर का जो इंक होता है उसी का कार्टेज फिट होता है। जबकि कलर प्रिंटिंग में 2 टाइप के कार्टेज होंगे, पहले में ब्लैक इंक और दूसरे कार्टेज में 3 कलर का कॉम्बिनेशन रहता है, सियान, मैजेंटा और पीला। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस प्रकार कलर प्रिंटिंग पूरी होती है। लास्ट है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के बारे में याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के स्याही का उपयोग नहीं होता है। इसमें प्रिंटिंग का जो पूरा टेक्निक है वो पेपर पे ही बेस्ड होता है। यहाँ पे नॉर्मल पेपर यूज़ नहीं होता है, इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर यूज़ होता है जिसमें कि गर्म होने पर ये ब्लैक कलर का निशान पीछे छोड़ देता है और समय के साथ जब ये पेपर या ये प्रिंटिंग पुराना हो जाता है, प्रिंट करके अगर आप इसको काफ़ी दिन तक रख देंगे तो इसका जो इंक है या इसकी जो प्रिंटिंग है वो अपने आप उड़ जाती है या समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें थर्मल प्रिंटर के बारे में याद रखेंगे। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें स्याही का उपयोग नहीं होता है? तो थर्मल प्रिंटर में स्याही का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज़ होता है। ये प्रिंटर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? तो जनरली ATM में या POS मशीन्स में या बिजली बिल्स जो हमको प्रिंट करके प्राप्त होते हैं उनमें थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ATM की पर्ची जनरली आप अगर निकाल के बहुत दिन तक अगर अपने जेब में रखेंगे, पर्स में रखेंगे, तो धीरे धीरे उसका जो प्रिंटिंग है वो फेड होने लगता है, समाप्त होने लगता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की स्याही का उपयोग नहीं किया गया होता है, उसमें विशेष पेपर होता है जिसको कि थर्मोक्रोमिक पेपर कहते हैं। तो ये प्रिंटर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें थी। आउटपुट डिवाइस में नेक्स्ट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर का आविष्कार किया था रेमिंगटन रैंड नाम के वैज्ञानिक ने। इसमें प्रिंटर में जनरली हम A4, A3, A2 इस टाइप के पेपर साइज़ को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमको 10 बाई 10 का या 10 फीट बाई 10 फीट का अगर हमको कोई बैनर प्रिंट करना हो तो जनरली प्रिंटर के द्वारा इसको करना संभव नहीं हो पाएगा, इसे हमें टुकड़ों में प्रिंट करना पड़ेगा। ऐसे प्रिंटर्स के लिए ऐसे प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जहाँ पे बड़े बड़े ग्राफिक्स, बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स का प्रिंटिंग करना हो, इसके लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। यह प्रिंटिंग का धीमा और महंगा मीडियम है। इसमें जनरली ड्रम और फ्लैट बेड टाइप के प्लॉटर उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर या लाउड स्पीकर और ऐसे कई अन्य आउटपुट डिवाइसेज हैं जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर में हार्डवेयर में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ चर्चा किया। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर जनरली प्रोग्राम्स का या इंस्ट्रक्शंस का या यूं कहें कि कुछ कोड्स का समूह होता है। और विश्व में पहले प्रोग्रामर होने का गौरव किसको प्राप्त है? पहली महिला प्रोग्रामर होने का गौरव किसको प्राप्त है? लेडी एडा लवलेस, इनका नाम याद रखिएगा। लेडी एडा लवलेस पहली प्रोग्रामर हैं। सॉफ्टवेयर का सिद्धांत किसने दिया था? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सॉफ्टवेयर का सिद्धांत दिया था एलन ट्यूरिंग ने। और सॉफ्टवेयर शब्द किसके द्वारा यूज़ किया गया था? सबसे पहले जॉन टूके के द्वारा। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन टूके ने किया था। सॉफ्टवेयर का सिद्धांत एलन ट्यूरिंग ने दिया था। और पहली प्रोग्रामर या पहले प्रोग्रामर होने का गौरव प्राप्त है लेडी एडा लवलेस को। सॉफ्टवेयर के प्रकारों की चर्चा करें जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहला प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे बस याद रखिएगा कि हार्डवेयर और यूज़र के मध्य संबंध स्थापित करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर, यदि इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर में, तो ये सिर्फ एक बेजान मशीन के जैसा पड़ा होगा। यूज़र या उपयोगकर्ता इसमें कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए यूज़र और हार्डवेयर के मध्य संबंध या संपर्क स्थापित करने के लिए उसमें जो एक सिस्टम है, जो एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होने मात्र से हम अपने बेसिक टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर काम करना है उसके लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि मान लीजिए कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर का जो एप्लीकेशन है वो अगर कंप्यूटर में ना हो तो भी कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन आपके रोज़मर्रा के काम में कैलकुलेशन करने के लिए जो कैलकुलेटर है वो अगर उसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डला हुआ है तो इसको हम कहेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला है डिवाइस ड्राइवर्स। कंप्यूटर के साथ आप
एक्सटर्नल जो डिवाइस कनेक्ट करते हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सभी को अगर हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो मदरबोर्ड के साथ इसको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है और इन इंस्ट्रक्शंस के समूह को हम डिवाइस ड्राइवर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक होता है यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप जिस भाषा में कोडिंग कर रहे हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो एक मीडियम होता है इसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सामान्यतः 3 प्रकार के हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा है इंटरप्रेटर, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। असेंबलर ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पे बाइनरी, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 के डिजिटल स्वरूप को ही पहचानता है और उसी इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के रूप में कार्य करता है। 0 का मतलब है कि इसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पल्स नहीं मिल रहा है और 1 का मतलब है कि अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पल्स प्राप्त हुआ है। तो 0 और 1 या बाइनरी डिजिट्स के रूप में, बाइनरी के रूप में जो लैंग्वेज लिखा जाता है उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबलर का काम होता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम जिस भाषा में कोडिंग करते हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं और मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि 0 और 1 के रूप में जो इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट होंगे वो मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। ठीक, कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का एक बेसिक डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरे आपके कोडिंग को एक बार में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। कहीं भी अगर एरर होगा तो आपको पूरा का पूरा जो कोडिंग है उसको वापस क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल एट वंस कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी कोडिंग को एक बार में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। जबकि वहीं एक दूसरा मेथड हो सकता है जिसको कि हम इंटरप्रेटर भी कहेंगे। इंटरप्रेटर क्या करेगा? जैसे जैसे आप कोडिंग कर रहे हैं, मान लो आप सी में कोडिंग कर रहे हैं या C++ में कोडिंग कर रहे हैं, जावा में कोडिंग कर रहे हैं या पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे जैसे एक एक लाइन कोडिंग करते जाएंगे ये तुरंत उस कोड के लाइन को इंटरप्रेट करेगा और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मान लो अगर आपने कहीं पे सिंटैक्स एरर कर दिया या कहीं पे कुछ ऐसा लिख दिया जो कि वहाँ पे नहीं लिखा जाना चाहिए था, तो उस लाइन के ही जैसे ही आप उस लाइन को लिखेंगे तत्काल आपको वहाँ पे एरर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एरर दिखा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन और इंस्टेंट कन्वर्ट करता है आपके कोडिंग को। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कोडिंग करता है और तुरंत के तुरंत ये उस कोड को कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंप्लीट होने का वेट नहीं करता है, बल्कि जैसे जैसे आप लाइन कंप्लीट करते जाएंगे उस तत्काल उतने ही लाइन को वो इंटरप्रेट कर देगा, मतलब उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे डीबगिंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोडिंग में अगर कोई एरर है उसको हम डीबग आसानी से कर पाएंगे, इसको कहा जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही कहा जाता है डीबगिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसको कहा जाता है बग, BUG बग। बग का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम, बग को सॉल्व करना कहा जाता है डीबगिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे डीबगिंग इजी होता है इंटरप्रेटर होने से। ठीक, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई विशेष कार्य करने के लिए ही इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे कि बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो MS ऑफिस हो गया, DBMS का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या स्पेशल पर्पस कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ब्राउजर हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, ये सभी आपके स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला प्रकार है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने शुरुआती कंप्यूटर एक्सपीरियंस के दौरान, जब आपने शुरुआत किया होगा कंप्यूटर सीखने का, उस समय सबसे पहले डॉस सिखाया जाता था। इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी आइकॉन्स आपको नहीं मिलेंगे, सारा का सारा काम आपको कमांड के थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, आपको कमांड टाइप करके इंटर करेंगे तो वो प्रोग्राम, वो जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इस प्रकार का कोई इंटरफेस है, इसको कहा जाता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आपको सारा का सारा काम कमांड देकर के करना पड़े, इसीलिए इसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका डॉस, फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार का एक अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिक, एक अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। दूसरा टाइप है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आज वर्तमान हम अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप माउस या कर्सर के द्वारा आइकॉन्स को सेलेक्ट करके अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है सबसे पहले 1984 में मैक कंप्यूटर्स में या एप्पल के कंप्यूटर्स में जो मैकिंटॉश सॉफ्टवेयर डला हुआ था उसमें सबसे पहले इसको यूज़ किया गया, और 1985 में विंडोज़ 1.0 में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को लागू किया गया, या इसमें सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके पहले के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो कमांड लाइन पर बेस्ड हुआ करते थे। सबसे पहला व्यावसायिक या आम जनता के लिए जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो पार्क या PARC नाम के कंप्यूटर में सबसे पहले इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये जो दो टाइप्स हमने देखे, ये तो हमने बात किया कि कंप्यूटर को यूज़ करने का तरीका किस प्रकार का हो सकता है। क्या उसको कमांड दे करके यूज़ करेंगे या फिर आप उसमें किसी पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा एक एक आइकॉन को सेलेक्ट करके उपयोग कर सकते हैं। ये दो बेसिक बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर हमने दो टाइप्स देखे, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके बेस पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक साथ कितने यूजर्स किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं। इस आधार पर देखें तो सबसे पहला एक टाइप है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे एक समय में कोई एक यूजर ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर पाए, जैसे कि हमारे सामान्य लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें एक समय पे एक ही यूजर काम कर सकता है। ठीक, इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मतलब एक जो यूज़र काम कर रहा है वो एक समय पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि म्यूजिक सुनने के लिए अगर आप कंप्यूटर चालू करेंगे तो सिर्फ म्यूजिक ही सुन सकते हैं, उसमें आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कहा जाता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हम एक समय पे गाने भी सुन सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं या डिफरेंट काम कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ही एक अन्य एग्जाम्पल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर्स के संख्या के आधार पर देखें तो दूसरा टाइप है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे एक समय में बहुत सारे यूजर्स एक ही कंप्यूटर को उपयोग कर सकें। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो इसमें याद रखिएगा कि कोई एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, इससे जुड़े हुए कई सारे नोड पे या कई सारे टर्मिनल्स पे अलग अलग कंप्यूटर जुड़े होंगे और सभी जो है वो इस मेन कंप्यूटर पे एक साथ पैरेलली काम कर सकते हैं। ऐसे पूरे सिस्टम को कहा जाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा जो पूरा सिस्टम है जहाँ पे इस प्रकार का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ हो जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकें, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ज़्यादातर मेन फ्रेम्स कंप्यूटर में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। ये जो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हैं वो सामान्यतः बैंकिंग, एयरलाइंस या टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में टिकट रिजर्वेशन काउंटर्स पे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग आपको पता है कि बैंकिंग का एक पूरा सेंट्रल सर्वर होगा जिसपे सारे के सारे बैंक्स और सारे के सारे एम्प्लॉई लॉगिन करके अपना अपना काम कर सकते हैं। उनका किया गया सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, यूनिक्स में ऐसा पॉसिबल है जहाँ पे मल्टी यूजर्स एक साथ काम कर सकें, लिनक्स में भी ऐसा पॉसिबल है, सोलारिस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, या मैक या मैकिनटोश का एक्स वर्जन जो था वो भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता है कि हमारे घर में जैसे कि कोई वॉशिंग मशीन है या एटीएम जो डिवाइस है, जो एटीएम डिवाइस है उसमें कुछ लिमिटेड टास्क ही परफॉर्म किए जा सकते हैं, उसी के लिए ही उस मशीन को प्रोग्राम किया गया है। वॉशिंग मशीन में कुछ लिमिटेड टास्क ही प्रोग्राम किए जा सकते हैं, जैसे कि आप कपड़ों को अगर वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो उसमें शायद आप 2-3 फंक्शंस ही उपयोग कर पाएंगे। कोई फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगा फिर भी उसमें आप लिमिटेड ऑपरेशंस को ही परफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रकार के मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए जो ओएस डिज़ाइन किया गया होता है इसको कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या RTOS। इसमें बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म नहीं किए जा सकते, इसमें रियल टाइम एप्लीकेशन को हैंडल किया जाता है और अगर वो ऑपरेशन एक उस निश्चित समय के अंदर पूरा नहीं होता है तो उसमें एरर शो करेगा या वो प्रोग्राम आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन फिक्स होता है कि इतने समय के अंदर वो टास्क परफॉर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली छोटे छोटे डिवाइसेज में इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स उपयोग किए जाते हैं। अगला है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है अगर किसी मेन सर्वर से जुड़ा हुआ हो और सर्वर के द्वारा ही उन सभी कंप्यूटर्स को, उन टर्मिनल्स को सर्विस दी जा रही हो तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला है शेयरवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि निश्चित समय के लिए ट्रायल वर्जन के लिए दिए जाते हैं, बाद में अगर आपको उसका सारे फैसिलिटी यूज़ करना है तो उनको पे करना पड़ेगा। ऐसे सिस्टम्स को, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब है कि जो नेट पर फ्री में अवेलेबल हो और आप इसके कोडिंग को पर्सनल यूज़ के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप एक फ्री एप्लीकेशन है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लिया जाता है। अगला है फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब होता है कि किसी मशीन को डेवलप करने के दौरान ही उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को एम्बेड कर दिया जाता है। एम्बेड करने का मतलब है कि कुछ बेसिक टास्क या बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको इनबिल्ट कर दिया जाता है, पहले से उसमें फिट कर दिया जाता है और जिसको कि कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसे इंस्ट्रक्शंस को, ऐसे एक सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में रोम रीड ओनली मेमोरी में जो बायोस का जो इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि रोम में इंस्टॉल होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक फर्मवेयर है। जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, टेलीविज़न हो गया। माइक्रोवेव में कुछ निश्चित टास्क परफॉर्म करने के लिए जो
इंस्ट्रक्शंस है उसको एक छोटे से चिप में फिट करके और माइक्रोवेव में रखा जाता है। माइक्रोवेव का जो मदरबोर्ड होगा, जो सर्किट बोर्ड होगा, उसमें यह छोटा सा चिप इंसर्ट कर दिया जाता है जिससे कि सारे टास्क को कंट्रोल किया जाता है। और इस चिप में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप और हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया, ये एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। वैसे ही स्मार्ट टीवी में जो भी इंस्ट्रक्शंस पहले से उसमें परफॉर्म किए जाने वाले टास्क हैं उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, ये पूरा इंस्ट्रक्शंस किसमें वहाँ पे एक रोम या रीड ओनली मेमोरी में फिट करके या इंसर्ट करके एम्बेड करके और टीवी के मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड में इसको एम्बेड कर दिया जाएगा और सिर्फ उतने ही टास्क को यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इसको फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सबसे पहले जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है वो है यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स 1971 में डेवलप किया गया था। इसे डेवलप किया था केन थॉमसन और डेनिस रिची ने। यह एक ओपन सोर्स लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे डेवलप करने के लिए असेंबली लैंग्वेज और सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। 1971 में जब इसको डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज और सी लैंग्वेज में यूनिक्स को डेवलप किया गया था। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिक्स का फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है यूनिक्स को डेवलप करने के बाद यूनिक्स पर बेस्ड कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है या यूनिक्स के द्वारा कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। तो यूनिक्स का उपयोग करके लिनक्स, मैक एक्स, iOS और एंड्रॉयड, ये कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि यूनिक्स के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं या यूनिक्स के कोडिंग मेथड को यहाँ पे अप्लाई करके और इन सॉफ्टवेयर्स को या इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लिनक्स ओएस को 1991 में डेवलप किया गया था। यह भी एक फ्री और ओपन सोर्स ओएस है। इसे डेवलप किया था लिनक्स ट्रोवेल्स ने। लिनक्स ट्रोवेल्स के द्वारा लिनक्स ओएस को डेवलप किया गया था और यह ज़्यादा करके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में प्रयोग किया जाता है। इसे सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। ये सारे आपके वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो लिनक्स ओएस को मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला है मैक ओएस। एप्पल के कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है इसको मैक ओएस या इसको मैकिनटोश के नाम से जाना जाता था। 1984 में इसको शुरू किया गया और यह यूनिक्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ओएस था। जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, जैसे कि आपका डॉस हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद में मैक ओएस डेवलप किया गया, आपका विंडोज़ ओएस डेवलप किया गया, जहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शामिल था। नेक्स्ट है विंडोज़ ओएस। 1985 में मैक ओएस के जस्ट एक साल बाद इसको डेवलप किया गया और आज के समय में विश्व के सर्वाधिक कंप्यूटरों में इंस्टॉल्ड या यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ओएस। ठीक है, इसके कई वर्जन्स हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, जैसे कि विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है कईयों को नहीं पता होता। इसका नाम था विंडोज़ एक्सपीरियंस। एक्सपी का फुल फॉर्म है यहाँ पे एक्सपीरियंस। विंडोज़ एनटी, एनटी का फुल फॉर्म था न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज़ एमई, एमई का फुल फॉर्म है मिलेनियम एडिशन। इसके अलावा विंडोज़ 95, 99, विंडोज़ 2000, उसके बाद में विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, इन सभी वर्जन के बारे में जनरली सभी को पता होता है। ये कुछ एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है एंड्रॉयड ओएस। मोबाइल्स में यूज़ किया जाने वाला आज के समय में सर्वाधिक प्रचलित ओएस है एंड्रॉयड ओएस। वर्ष 2003 में इसको डेवलप किया गया था। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि एंड्रॉयड ओएस के डेवलपर या इसके पिता किसको कहेंगे, एंडी रूबिन। एंडी रूबिन ने रोबोट्स को प्रोग्राम करने के लिए एंड्रॉयड का उपयोग शुरू किया था, लेकिन बाद में यह मोबाइल के लिए ज़्यादा सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। ये लिनक्स प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसे 2005 में गूगल के द्वारा अधिकृत कर लिया गया और आज के समय में एंड्रॉयड पर मालिकाना हक किसका है, गूगल का। पहला एंड्रॉयड मोबाइल कौन सा था? एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर से लैस पहला मोबाइल HTC कंपनी ने लॉन्च किया था वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है iOS। एप्पल के मोबाइल्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है इसको हम कहते हैं iOS, आईफोन्स पर बेस्ड और आईफोन्स पर यूज़ होने वाला OS। इसको डेवलप करने वाले व्यक्ति हैं स्टीव जॉब्स। वर्ष 2007 में इसको डेवलप किया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य OS हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है क्रोम OS। क्रोम OS जनरली छोटे और आपके हैंडी लैपटॉप्स में या पाम टॉप में इसको यूज़ किया जाता है। यह गूगल के द्वारा डेवलप किया गया OS है। नेक्स्ट है वेब OS।
वेब ओएस टीवी में उपयोग किया जाता है और अभी इसके पेरेंट कंपनी है एलजी के द्वारा वेब ओएस को यूज़ किया जाता है। एक है अली ओएस, ALI OS। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा इसके वर्तमान में कह सकते हैं कि मालिकाना हक जैक मा के पास है। अगला है फूशिया गूगल के द्वारा ही यूज़ किया जाने वाला या इनके द्वारा ही डेवलप किया गया OS है। इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। गूगल के जितने भी OS हैं इनको याद रखिएगा। एंड्रॉयड हो गया, क्रोम OS हो गया, फूशिया हो गया, ये सभी गूगल के अधीन या गूगल के द्वारा गूगल के स्वामित्व वाली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगला है काई OS, इसको सेल फोन्स के लिए डेवलप किया गया था। ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट OS है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है कि कोई भी हार्डवेयर या कोई भी कंपोनेंट जिससे हमको कोई कार्य करवाना है उसके लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा वह कार्य परफॉर्म करवाया जा सकता है। और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होता है इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1953 में डेवलप किया गया था। इसका फुल फॉर्म था, इसको कहा गया कोबोल। इसका फुल फॉर्म था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये जो फुल फॉर्म्स हैं ज़रूर याद रखिएगा। कोबोल का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसे डेवलप किया था ग्रेस हॉपर ने। इसके बाद में 1956 में फोर्ट्रान नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया। इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इसको दो टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है हाई लेवल लैंग्वेज, वह लैंग्वेज जो कि मनुष्य के या इंसानों के समझ में आता है। और दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज, या ऐसे लैंग्वेज जो कि केवल कंप्यूटर को या केवल मशीनों को समझ में आते हैं और मशीनों को केवल इलेक्ट्रिक पल्स समझ में आता है। मतलब या तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स है या तो नहीं है। जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स होगा तो उसको 1 सिग्नल जाएगा और नहीं होगा तो 0 सिग्नल जाएगा, ठीक है। मतलब वो लैंग्वेज जिसको कि केवल मशीन समझ सकते हैं जिसको कि लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मनुष्य के समझ में आने वाली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। ये मशीन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। इसमें जो हमारे लैंग्वेज हैं हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम सामान्यतः कंपाइलर या इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं। लेकिन कोई प्रोग्राम अगर लो लेवल लैंग्वेज में ही लिखा गया हो तो वहाँ पे कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको ध्यान रखेंगे। कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता तब होती है जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा गया हो जिसको कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, तब कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर 0 1 के फॉर्म में ही कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया हो तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती है। दो टाइप के लो लेवल लैंग्वेज हैं। सबसे पहला है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज, इसमें किसी प्रकार के इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे प्रोग्राम जो है वो 0 और 1 के रूप में दिया जाता है। इसको हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर रखते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सेकंड है इसमें असेंबली लैंग्वेज। अभी हम लो लेवल लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं। लो लेवल लैंग्वेज में भी दो टाइप्स हैं। पहला है आपका मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0 1 के रूप में लिखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज जो है उसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, जिसमें कि न्यूमेरिक कोड का उपयोग होता है। जैसे कि हमने एडिशन करने के लिए ADD नाम से एक कोड यहाँ पे फिक्स कर दिया, सब्सट्रैक्शन करने के लिए SUB नाम से एक कोड फिक्स कर दिया। और जब आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो आपने बता दिया है कि ऐड का मतलब क्या है, सब का मतलब क्या है। और प्रोग्राम को जब आप असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो कंप्यूटर को ये तो समझ में नहीं आएगा कि ADD का मतलब क्या है। आपको ADD के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि जब भी ADD कीवर्ड यूज़ किया जाए, ऐड कीवर्ड यूज़ किया जाए, तो आपने जो डेटा दिया है उसको ऐड करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे। तो इस प्रकार का जो लैंग्वेज यूज़ किया गया जो कि न्यूमेरिक कोड पर बेस्ड था, इसको कहा गया असेंबली लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन के लैंग्वेज के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। भाई आपने ADD या ऐड का जो कमांड दिया है उसको जब तक 0 1 में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उस पर काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब कुछ सोर्स फाइल होगा जिसमें कि आपने ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए कोड लिखा हो गया। असेंबलर क्या करेगा? असेंबलर इसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मतलब 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। असेंबलर हमने बताया कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है इसको असेंबलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज का टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज। पहला था लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा था हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जनरली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में या मैथ्स के जो डिजिट्स हैं उसमें इसको लिखा जाता है और इसको हम थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज कह सकते हैं। जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, सी हो गया, कोबोल, PHP, पास्कल, ये सभी हमारे थर्ड जनरेशन या हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखेंगे
तो जो भी आप सोर्स कोड लिखेंगे वो इंटरप्रेटर के द्वारा धीरे धीरे लाइन बाय लाइन, या हो सकता है कि अगर आपने सी या सी प्लस प्लस में लिखा हो तो पूरा पेज एक साथ कंपाइल करके, और कंपाइलर इसको क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको जब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तब इस लो लेवल लैंग्वेज में जो कोड होगा, जिसको कि ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, इस कोड को कंप्यूटर अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए उपयोग कर पाएगा। ठीक है, अब ये कंप्यूटर के समझने के लिए उपयुक्त कंडीशन में है। जब तक ये हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में होगा, कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाएगा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मनुष्य समझ पाएगा और लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है वो समझ पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेजेस। जनरली थर्ड जनरेशन के जो लैंग्वेज है, उसके बाद जो भी लैंग्वेज हैं फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन के, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जाने जाते हैं। फोर्थ जनरेशन में HTML, रूबी, SQL, मैटलैब, इन सारे लैंग्वेजेस को फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में PHP हो गया, लिस्प हो गया, प्रोलॉग हो गया, मर्क्यूरी हो गया। ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको कि हम फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है कि HTML हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि HTML हो गया या कोई भी यहाँ पे लिखे गए जितने लैंग्वेजेस हैं, इन सभी को हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप है जिसको हम कह सकते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, या एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है जो दोनों के फीचर्स को सपोर्ट करता है। मतलब आप यहाँ पे सीधे 0-1 के फॉर्म में भी कोडिंग कर सकते हैं, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में भी कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि C और C++ हो गया। ठीक, दोनों के फीचर्स को सपोर्ट करता है। अगला है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग का तरीका कि क्या होगा, उसके आधार पर कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के नाम को याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि अगर आप किसी प्रोग्राम का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जंप कर सकते हैं, अलग अलग कमांड दे करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स के आधार पर एक है प्रोसीजर ओरिएंटेड और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एग्जांपल्स क्या क्या हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड में? सी हो गया, फोर्ट्रान हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया। ये सभी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जनरली फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो लैंग्वेजेस हैं वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जबकि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ये सभी आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है।